तो आज आपकी खबर आपका फायदा में हम यही बात करेंगे कि क्या बूस्टर डोज ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, मेंबर कोविड वैक्सीनेशन कमेटी दिल्ली के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। भाटी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि दुनिया के 36 देशों में इस वक्त बूस्टर डोज लग रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या बूस्टर डोज का कोई साइड इफेक्ट है, क्या इस तरह के कोई प्रमाण अब तक मिले हैं, और अगर नहीं मिले हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो क्यों नहीं कम से कम जो प्रायोरिटी ग्रुप है जिसका रिकमेंडेशन अभी मीटिंग चल रही थी नेशनल टेक्निकल टास्क फोर्स ग्रुप का, उन्होंने सुझाव दिया है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको दिया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया गया है। अंतिम फैसला वीके पॉल की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है वो लेंगे और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय का फाइनल गाइडलाइन आएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 22 करोड़ डोज सर इस वक्त पड़े हुए हैं। अगर ये नहीं दिया गया वक्त पे तो ये खराब भी हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इसको देने में दिक्कत क्या है आपके हिसाब से, कहां पर मामला फंस रहा है? जी, जी। बिल्कुल, जैसे आपने पहला प्रश्न जो पूछा कि बूस्टर देने से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा भी नहीं, कि अभी आपने जो इनिशियल रिपोर्ट भी दिखाई, इसमें हमने देखा भी कि 36 के करीब कंट्रीज़ में ऑलरेडी बूस्टर डोज़ दी जा रही है। और लैंसेट ने भी एक जो स्टडी प्रकाशित की है, उसके उसके अकॉर्डिंग भी 6 वैक्सीन है ऐसी जिनको सेफ एंड इफेक्टिव माना गया, उनको एज़ अ बूस्टर जब दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं बूस्टर देने के। दूसरी जो हम बात कर रहे थे, देखिए अभी इफेक्टिवनेस जो हमारी वैक्सीन है उसकी ओमिक्रॉन के पे कितनी है, वो निश्चित तौर पे जब और डेटा आएगा तब हमें पता लगेगा। पर जैसा डॉक्टर डीएस राणा ने भी बताया है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर और जो फ्रंट लाइन वर्कर और इसके अलावा जो कोमॉर्बिड वाले हैं, जिसमें हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर और लंग डिजीज वाले बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जिनको निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। हाँ, पर साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी का मेंबर हूँ, तो हमारे पास जो डेटा है उसमें 8% के करीब अभी भी हेल्थ केयर वर्कर है जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, और जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं अराउंड, उनमें भी 30% के करीब लोग हैं जो अभी भी फुली वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। तो इसलिए उनको भी साथ के साथ हमें प्रायोरिटी ग्रुप में रखना पड़ेगा कि उनकी वैक्सीनेशन का जो है प्रोग्राम पूरा किया जाए। हालांकि अभी ओमिक्रॉन के बारे में जब से बात चल रही है, तब से वैक्सीनेशन ड्राइव पहले से स्पीड अप हुई है, पर क्योंकि ओमिक्रॉन के लिए हमारे पास जितना अभी तक डेटा आया, इसको हाईली कंटेजियस माना जा रहा है, तो संभावना जताई गई है निश्चित तौर पे कि ये जो बूस्टर है डेफिनेटली आपको इस समय हेल्प जरूर करेगा। और वैसे भी हम जब बात करते हैं, अगर एक्स्ट्रा डोज ऑफ वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर पे हमारी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है उसके स्तर को भी बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं, तो उसको भी रोकने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो आप मानते हैं इस बात को कि बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए और ये कम्युनिटी स्प्रेड को रोकेगा। भाटी जी, मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूँ सर कि अगर दुनिया में वैक्सीन बूस्टर डोज का काम शुरू हो गया है, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि उसी को बेस मानकर यहाँ शुरू कर दिया जाए, या आपको भी लगता है कि इंटरनल रिसर्च की और ज़रूरत है, जिसकी बात इंसाकॉग ने भी कही है कि और साइंटिफिक एविडेंस चाहिए? अगर चाहिए तो वो कौन से एविडेंस चाहिए जिसके आधार पर यहाँ पर भी ये फैसला हो जाए कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए? देखिए, एक तो हो गया हमारा जो प्राइमरी वैक्सीन है, एडिशनल डोज जिसकी हम देने के लिए बात कर रहे हैं, हमारा एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है उसके ऊपर, है ना। और जब हम बूस्टर की बात करते हैं, तो बूस्टर के लिए कुछ चीजें डिपेंड करती है जिसके ऊपर और डेटा हमें, कि जो हमारा प्रोटेक्शन लेवल है, एक तो आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है जो हम मेजर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक टी सेल्स हमारी इम्यूनिटी होती है जो हम मेजर नहीं करते, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक आपकी टाइप ऑफ वैक्सीन कौन सी है, उसके ऊपर बूस्टर डिपेंड करेगा, और दोनों डोजेस के बीच में गैप कितना है। जैसे अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन में हमने देखा कि एक निर्धारित गैप किया हुआ है। एज के ऊपर डिपेंड करता है, कोमॉर्बिड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी साइमल्टेनियसली 4 वैक्सीन पे भी, वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर पे भी काम चल रहा है, तो आगे शायद हमें जो अपडेटेड वैक्सीन है उसकी भी जरूरत पड़े। पर हाँ, अभी फिलहाल करंट समय में जब तक हमारी वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन, अपडेटेड वैक्सीन नहीं आती, तब तक प्राइमरी वैक्सीन का जो एडिशनल शॉट की हम बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर भाटी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।